नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज एक बार फिर से हम एसआईआर के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये एसआईआर का विषय एक बार फिर से क्योंकि एक तो देखिए, जो 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चली उसमें 5 राज्यों में ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, तो उसमें क्या कुछ है और उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन उससे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने, जो सपा प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उसको लेकर जो राजनीतिक घमासान है वो तेज हो गई है। तो एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक एसआईआर पर राजनीतिक घमासान जारी है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहा है। और इसी सिलसिले में सपा के अध्यक्ष, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो भाजपा की एक सोची समझी रणनीति और साजिश है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सीधे एनआरसी की बात नहीं कर पा रही थी, इसीलिए एसआईआर को बहाना बनाकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एसआईआर के तहत करीब 58 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि ये वही इलाके हैं जहां भाजपा चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा कमजोर होती है वहीं वोट कटवाने की कोशिश की जाती है। तो यह तो बात हुई अखिलेश यादव की। और उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। टीएमसी के मुताबिक चुनाव आयोग ने एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया को मजाक में तब्दील कर दिया है। और टीएमसी का दावा है कि 2021 में उसका वोट प्रतिशत जो भी था वो इस बार भी बढ़ेगा। एक तरफ यह भी दावा कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना यूबीटी का कहना है कि एसआईआर की जरूरत है, यह हर जगह होनी चाहिए। ये एकनाथ शिंदे गुट का कहना है। लेकिन यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष का आरोप है कि एसआईआर के बहाने वोट काटे जा रहे हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से पोजीशनिंग कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं, यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष, कि लोग मताधिकार से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने एसआईआर का समय कम से कम 6 महीने और बढ़ाने की मांग की है। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष हार से मुंह छिपाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को झूठा दिलासा देने के लिए हार का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। और उसी क्रम में एसआईआर एक नया सिर मिल गया है जिस पर ठीकरा फोड़ता है विपक्ष। तो बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी को इस बार हार का डर सता रहा है। लेकिन क्या अखिलेश यादव को भी कोई घबराहट है क्या? ये सारी बातें अब निकल करके आ रही हैं और उसी के मुताबिक राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो पहले उन्हीं की बात सुन लीजिए, फिर खास मेहमानों से जुड़ेंगे और पंचायत करेंगे। एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो एनआरसी की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। जो वैलिड वोटर हैं उनको तो वोट देने से कोई रोक नहीं सकता। तो एसआईआर होने के बाद अगर बिहार में कोई शिकायत नहीं आई वोटर का, तो बंगाल में भी नहीं आएगी। लेकिन जो लोग हारने वाले हैं, जिनको अंदाजा है कि वो हार जाएंगे, तो वो कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर, और अब एसआईआर को बहाना बनाना चाहते हैं। वो कितना भी बहाना बनाए, कुछ होने वाला नहीं है। यही है, ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। अभी बिहार में एसआईआर हुआ, कितने लोग, हम तो कह रहे हैं कितने लोग वहां बांग्लादेश के पाए गए और कितने लोग बांग्लादेश गए, ये बिहार और या इलेक्शन कमीशन या भारत की सरकार देश की जनता को बताए। और कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा कराने के लिए ये सब साजिश और षड्यंत्र है। नहीं, वोट काटे किसी के नहीं गए भैया। देखिए, ये जो एसआईआर है ये सत्यता के आधार पर एक मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान है। इसमें जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वो वोटर नहीं रह सकते।
जो लोग शिफ्टिंग हो गए हैं वो नहीं रह सकते, जिनके वोट डबल हैं वो नहीं रह सकते, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं वो भारत में भारत के गरीबों का हक खाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल में रहते हो चाहे देश के किसी कोने में रहते हो, तो उनको अधिकार नहीं है यहाँ रहने का, तो उनके वोट तो कटेंगे। ये वोट काटने का जरिया है और वोट काट करके वोट चोरी करते हैं और वोट चोरी करके बिहार का चुनाव जीता गया है। हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे जो है सजग प्रहरी, पीडीए प्रहरी की भांति अपने बूथों पर तैनात हैं। हम उनको उनकी मंशा में कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार के 15 करोड़ लोग और 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता जिस चीज पर मोहर लगाया है एसआईआर पर, उसको देश में कोई नहीं नकार सकता है। कुछ नेता हैं, कुछ दल है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ऐसे लोग, राहुल गांधी हो, इन लोगों का काम है अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना, घुसपैठिए को बचाने का प्रयास करना, और बस इनके पीछे यही मकसद है कि इनका वोट बैंक बचा रहे। तो आपने राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देख ली कि सब अपने अपने हिसाब से ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन एक बात दिलचस्प है कि एसआईआर पर पहले टीएमसी ममता बनर्जी वो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही थी, लेकिन अब ये आवाज उत्तर प्रदेश से भी, अखिलेश यादव जी की पार्टी सपा की तरफ से भी ये आवाज बुलंद हो रही है और उसमें एसआईआर को लेकर के डर, घबराहट। लेकिन दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ सपा ये दावा कर रही है कि उनके कार्यकर्ता तो इतने सजग हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को लेकर के इस तरह की साजिश कर रही है एसआईआर के बहाने, क्योंकि एनआरसी लेकर नहीं आ पाई। तो ये सब कुछ जो एक साथ चल रहा है, उधर पश्चिम बंगाल में देखिए टीएमसी भी कर रही है कि हमारा तो वोट परसेंट और बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद भी आरोप भी है। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज की 5 की पंचायत में। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आगे चलकर जुड़ेंगे शायद, ठीक है। पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत पवन जी, नमस्ते। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिक खान, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत तारिक साहब। और साथ में हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं कोलकाता से। पहले जरा मैं सीधे रामकृपाल सर के पास आ जाता हूं। रामकृपाल सर, इसको कैसे समझें कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, दोनों तरह की बातें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमारे कार्यकर्ता इतने सजग हैं कि वो कोई गड़बड़ी नहीं होने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एकदम बिल्कुल उल्टा कि देखिए बीजेपी इसमें साजिश कर रही है, गड़बड़ी कर रही है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का साथ देकर गड़बड़ी कर रहा है। ये दोनों बातें एक साथ क्यों आ रही हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश? रामकृपाल सर। लचन जी, एक में टिप्पणी मेरी ये है कि इंडिया अलायंस बना था साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए और मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है कि इंडिया अलायंस जब जब चुनाव आते हैं तब तब तो साथ नहीं रहता है, लेकिन चुनाव होने के बाद फिर वो एक साथ रह जाता है। अच्छा, ये लेकिन भी इस मुद्दे पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, टीएमसी देख लीजिए, मतलब टीएमसी कह रहा हूं कि ये एनसीपी देख लीजिए, खुद इंडिया अलायंस के पार्टनर ही ये बातें कह रहे हैं कि झूठ बात है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। उसके बावजूद अखिलेश जी ये कह रहे हैं। अब ये जो है वो उसका कारण ये है कि देखिए, अभी बिहार में जैसे हम लोग कहते हैं ना
कि चावल पक गया है नहीं, दाल पक गई है कि नहीं, तो कलछुल से एक निकाल करके एक दो चावल देखा जाता है, दाल देखी जाती और है। एक ही चावल हाल बता देता है। बस वही हाल बता देता है। हाँ सारा इन लोगों ने पहले यही किया था। आपको याद होगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्ष ने कहा था ये रेफरेंडम है नोटबंदी के खिलाफ, वहां विपक्ष हार गया। फिर बिहार में इन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ एक तरह का ये रेफरेंडम है, याद है आपको ना? जी जी जी। तो एसआईआर के खिलाफ आपने बिहार में सब कुछ करके देख लिया, आप चुनाव हार गए। देश में दो ही अदालतें होती हैं, एक जनता की अदालत है और एक संविधान के तहत गठित अदालत है। दोनों अदालतों में आप इस बात पर पराजित हो चुके हैं। ठीक, एसआईआर सही है, ये अधिकार है। और जब ये लोग गए थे एसआईआर में तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि आप 15 ऐसे लोगों को लेके आइए जिनका नाम कट गया है। पूरा विपक्ष वहां पर एक भी आदमी को ऐसा ले जा करके खड़ा नहीं कर सका। बिल्कुल। तो आप ये सोच लीजिए, अगर किसी का नाम गलत ढंग से काटा गया है तो वो व्यक्ति आना तो चाहिए सामने। बिल्कुल। आप उसके वकील बन करके, वो है नहीं कहीं भी। इतने नाम बंगाल में बिहार में कट गए, इतने लाख लोग, आज तक कोई नहीं दिखाई पड़ा। अखिलेश जी को भी अच्छी तरह से पता है कि ये जो बोगस फर्जी वोट थे, और खुद राहुल जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि कर्नाटक का चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में तमाम डुप्लीकेट वोट थे इसलिए हम हार गए। ठीक है। तो अगर वो डुप्लीकेट और फर्जी वोट थे तो ये तो शुद्धिकरण तो फिर होना चाहिए। सही बात है, शुद्धिकरण होना चाहिए। ठीक है। तो विपक्ष पहले अपने आप इंडिया अलायंस अपने आप तो तय कर ले। बिल्कुल। क्या है, वरना यही माना जाएगा कि ये आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि सारे वो बोगस शुद्धिकरण आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए ऐसा। मैं लौटता हूं सर आपके पास, और भी बाकी पहलुओं पर जरूर आपसे बातें करूंगा, क्योंकि इस देश में देखिए लोकतंत्र जो है और उसका जो उसकी यात्रा है, उसका 75 से ज्यादा साल हो चुका है, और उसमें आपने आधा से ज्यादा साल जरूर देखा है, तो जरूर आपके अनुभव का हम लोग लाभ उठाएंगे। मैं एक बार पहले जाऊं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास, उससे पहले जरा सौरभ दत्ता के पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि सौरभ, अखिलेश यादव जी ने जो अपनी बात कही उसमें पश्चिम बंगाल का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि देखिए पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए, 58 लाख नाम कट गए, और वहां से कटे हैं जहां जहां भाजपा कमजोर थी। तो अखिलेश यादव जी ने पश्चिम बंगाल का और उन इलाकों का विशेष रूप से उल्लेख किया। सौरभ, अब जरा बताइए कि ये जो 58 लाख वोट कटे हैं, ये कौन कौन से इलाके के कटे हैं, और अखिलेश यादव जी ने इसको कैसे चिन्हित कर लिया कि उन्हीं इलाकों से कटे हैं जहां जहां भाजपा हार जाती है? लाल जी देखिए, इस 58,20,899 जो नाम कटा है, इस कटने में जो है वो टॉप 10 का एक लिस्ट बनाया है यहाँ के सीईओ ऑफिस में। तो उस टॉप 10 में कलकत्ता नॉर्थ, यानी कलकत्ता के दो हिस्से में बांटा गया है, कलकत्ता नॉर्थ और कलकत्ता साउथ। इस कलकत्ता नॉर्थ के जोरासाको ये एकदम हाईएस्ट है, पूरे स्टेट में हाईएस्ट है। जोरासाको, फिर चौरंगी, फिर हावड़ा उत्तर, फिर फिराद हकीम का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कलकत्ता पोर्ट, फिर बालीगंज, फिर श्यामपुकुर, फिर काशीपुर बेलगाछिया, बेलेघाटा, और आगे चल के अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर भी है। बिल्कुल। इसमें जो नाम मैंने अभी तक लिया, ये सारे टीएमसी के दबदबा है, जो एएसडी के लिस्ट है। और ये 58,20,899 नंबर का जो नाम काटा है, उसमें चुनाव आयोग को भी कहीं शायद पता था कि ये सारे कंट्रोवर्सी आएंगे, इसलिए चुनाव आयोग ने कितनी बारीकी से काम किया है वो जरा बोलूंगा, आप भी समझेंगे। कल चुनाव आयोग ने ये कहा कि नाम कटने से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए थे सबके साथ मीटिंग किया गया। बीएलओस ने नोटिस भेजकर उनके साथ मीटिंग किया जी, और हर मीटिंग में उनको दिखाया गया कि देखिए आपके बूथ से इन व्यक्तियों का नाम कटने वाला है, ये मृत है, ये स्थानांतरित है, ये डुप्लीकेट है और ये लापता है।
ठीक है। और उसमें जिन जिन एक मिनट्स बना और उस मिनट्स में बीएलओ में ही साइन किया जी, और जिन्होंने साइन नहीं किया तो बीएलओ ने रिपोर्ट कर दिया कि हाजिर तो थे लेकिन साइन नहीं किए। और वो मिनट्स के कॉपी हर बूथ वाइज, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वो अब सीओ के वेबसाइट में भी अवेलेबल है। ठीक है। मतलब आप समझिए कि कोई ये कह नहीं सकेंगे कि हमें पता नहीं था। शायद यही वजह है कि सीएम ममता बनर्जी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीएलए के साथ कल मीटिंग किए। ये अपने आप में एक स्वाभाविक घटना नहीं है, क्योंकि ये बात एक आपकी सीएम, बात से सौरभ हमें जो समझ में आ रही है, पार्टी के वर्कर्स मैनेज करते हैं। ठीक, लेकिन आपकी बात जो समझ में आ रही है कि जिनके भी नाम कटे हैं उसके बारे में राजनीतिक पार्टी के जो बीएलए होते हैं सबको जानकारी दी गई और वो उन्होंने उस चीज को समझा, देखा, इसीलिए जो नाम कटे हैं वो मोटे तौर पर जायज तौर पर कटे हैं। उनका नाम कटना ही चाहिए था। अगर नहीं कटना चाहिए था तो जाहिर सी बात है कि बीएलए वहां पर उसको उस चीज को लेकर के आपत्ति करते और उनके नाम को बचा लेते। आप जोड़िए, फिर मैं जाऊंगा तारिक खान जी के पास। जोड़िए, सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं, सौरभ बोलिए। हाँ, और एक बात है कि इन लिस्ट में भी अगर किसी को यह कहना है कि मैं जीवित हूं, मुझे मृत बनाया दिया, तो उसमें भी कमीशन ने कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला है ये एनिमिनेशन स्टेज नहीं है। अगर आपका कोई दावा है आप फॉर्म 6 भरिए और फॉर्म 6 के भरकर आप अपना बात बताइए। यहां तक डानकुनी के 18 नंबर वार्ड में एक काउंसिलर का नाम, उनका दावा है कि वो जीवित है, उनका नाम मृत के लिस्ट में है। ठीक है। उस डीओ के पास से रिपोर्ट मांगा सीओ ऑफिस ने। ठीक है। और आगे चल के बीएलओ को शोकॉस करने का भी स्टेप ले रहा है सीओ और ये भी है कि अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है। अगर कोई कंप्लेन आ रहा है और अगर वो जेन्युइन है तो उस पे ठीक, पूरा महीना भी पड़ा हुआ है। अगर किसी को अपना दावा करना है वो करें और अपना नाम जुड़वा लें। ठीक है, तारिक खान जी, तारिक खान जी ये बताइए कि दोनों में से पहले हम समाजवादी पार्टी की तरफ से किस बात को मान करके चलें? पहली बात कि भाई हमारे कार्यकर्ता बहुत सजग हैं, वो कोई गड़बड़ी नहीं होने दे रहे हैं, इसको मान लूं या फिर ये मान लूं कि बीजेपी इसके जरिए गड़बड़ी कर रही है, एनआरसी लाना चाहती थी, अब एनआरसी नहीं ला पाई तो एसआईआर के जरिए गड़बड़ी कर रही है? दोनों में से कौन सा एक लेकर चलें या दोनों लेकर चलना है? बताइए तारिक खान जी। एक जवाब मेरा सुनिए। जब अखिलेश यादव साहब को 22 में चुनाव आयोग ने नोटिस दिया और अखिलेश यादव साहब ने एक मंच से कहा था कि 18,000 लोगों के नाम कटे हैं, उसकी एफिडेविट जब सबमिट की तो चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया। और जिसकी डिजिटल रसीद समाजवादी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले की कि ये सब कुछ मैंने सबमिट किया। यहीं से चुनाव आयोग पे सवाल शुरू हो जाता है, यहीं से कि जवाब क्यों नहीं आया। अब आप पूछ रहे हैं कि आपका जो सवाल है, देखिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्यों खड़ा होता है? चुनाव आयोग खुद ही अपने ऊपर सवाल खड़ा करवाता है। कैसे, मैं बताता हूं। योगी साहब ने कहा कि हमारे 4 लाख वोट कट रहे हैं, ठीक है, 4 करोड़ वोट, 4 करोड़ करीब 4 करोड़ योगी साहब ने कहा। अब सुनिए, हम तो बड़े दिन से चिल्ला रहे हैं कि साहब टाइम कम है। चिल्ला रहे नहीं चिल्ला रहे? यस और नो? दे शुड बी अ यस। हम चिल्ला रहे हैं 11 बीएलओ की शहादत कर दी आपने। यू किल्ड देम। चुनाव आयोग ने उन्हें मार डाला। मैं कहूंगा कि उनको आपने एक तरीके से उनकी बलि ले ली। समाजवादी पार्टी और देश भर में विपक्ष पार्टियां समझाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन देखिए चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष था, कितना ईमानदार था, उसकी कान पर जू नहीं रहेंगी। वो चुप बैठा था, मरने दीजिए, क्योंकि वो बीएलओस भारत के नागरिक कहां थे? कोई कोरिया का था, कोई जापान का था, कोई बंगाल का रहने वाला था। तारिक जी बोलने दीजिए, या तो फिर मैं आप ही को तो बोलने दूंगा, आप ही को बोलने दूंगा। आपकी बातों पर सिर्फ 2 बातें रख देता हूं, फिर आप ही बोलिएगा। मैं कह रहा हूं आप ही बोलिएगा, मैं कह रहा हूं आप ही बोलिएगा। 2 बातें सिर्फ रख देता हूं। पहली बात, बीएलओ की मौत की और बाकी इस तरह की घटनाएं की खबर अचानक रुक कैसे गई? आ नहीं रही है आजकल कहीं से भी कोई खबर, इतनी राज्यों में प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी बात आप ही की बात से आ रहा हूं, जिस चुनाव आयोग पर आप सवाल उठा रहे हैं उसी चुनाव आयोग ने जहां जितनी जरूरत लगी उतना समय बढ़ा नहीं दिया क्या? बताइए। जब योगी ने कहा कि 4 करोड़ हमारे वोटर जा रहे हैं, तब चुनाव आयोग ने कहा अरे अब तो साहब ने कह दिया, अब तो मानना पड़ेगा सर। तब चुनाव आयोग ने कहा। जब तक योगी नहीं बोले थे तब तक तो चुनाव आयोग कह रहा था बीएलओ तुम लोग मरो, क्योंकि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम मर जाओ, मगर तुम्हें 30 दिन में करना है।
तुम्हें 30 दिन में यह काम करना है, भले ही तुम्हारी जान चली जाए, भले ही बैंगलोर में तुम्हारा लड़का जो प्राइवेट नौकरी करता था बाकी राज्यों में किसके कहने पर समय बढ़ाया है ये बताइए? अगर मान लें कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के कहने पर बढ़ा दिया। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि 4 करोड़ वोटर हमारे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक गंभीर विषय, अपने मंत्रियों से कहा जो जाओ, तो चुनाव आयोग ने कहा भाई साहब ने अब कह दिया है। वैसे ही जो दुश्मन थे आपके कथित, जिनको आप दुश्मन समझते हैं, विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव ने यही तो कहा था, यही तो कहा था। आप बोलने देंगे? आप सबको आपने जितना समय दिया उतनी देर मुझे भी बोलने दी। नहीं, आपको समय कम मिला है। अखिलेश जी ने जब आपने 2 बार मुझे टोका है, बाकियों को नहीं टोका आपने। हाँ। जब इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे या बीजेपी देगी? कोई आएगा देने? बीजेपी, हाँ बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे। सवाल सुनिए, आपकी बातों का बीजेपी का प्रवक्ता देंगे ना जवाब। बिल्कुल पहला सवाल कि आपने इन बीएलओ का एक तरीके से हत्या करवाई है, उनका जिम्मेदार कौन है? कितने आपने मुआवजा दिया इन बीएलओ को? समाजवादी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया है तारिक खान जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकारों को ही जिम्मेदार माना है। कोई दायित्व है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं माना है। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि और बीएलओ लगाएं, उनके ऊपर से प्रेशर को कम करें। बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं सर, अगर आप मुझे बोलने नहीं दोगे, मुझे डिबेट छोड़ना। किसने कहा? अब सारे दर्शक देख रहे हैं कि आपको बोलने का कितना मौका दिया जा रहा है, लेकिन जहां गलत तथ्य रख रहे हैं वहां मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं। आप बोलकर चुपिए। अब मेरी बारी, अब चुपिए, सुनिए। आपका शो है मगर अब सुनिए। सरकार के स्टेट के एम्प्लॉइज मर रहे हैं, वो स्टेट का परिवार है एम्प्लॉइज। हम मान लेते हैं कि 60 लाख हमारे परिवार के लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं यूपी में, 20 लाख हैं, उनमें से एक भी मरा तो आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे पता चला कोई मरता है तो दिल भावुक हो जाता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब आ गई ना, स्टेट गवर्नमेंट ने उनके परिवारों के लिए, अभी मेरी पूरी बात नहीं आई, एक सवाल और। ये फिर अनलिमिटेड, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा ना। मैं जानना चाहता हूं, मेरे 2 सवाल हैं। ठीक है। वो 13 लोग मरे, उनके परिवारों को स्टेट गवर्नमेंट क्या मुआवजा देगी? अखिलेश जी जो विपक्ष में है 2 लाख रुपए दिए, वो शहीद हुए हैं। मैं पूछ लूंगा समीर सिंह जी से कोटा पूरा करने के लिए। दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग आपका आदेश इस तरीके से मानता है जिस तरीके से नीचे के सबऑर्डिनेट सचिव एक मुख्यमंत्री का सवाल, ये चीज लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। जिस दिन आपने कहा इस पर जवाब उसी दिन उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। और बीजेपी जवाब दे उससे पहले जरा मैं रामकृपाल सर से एक टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। रामकृपाल सर जी, जरा एक बात बताइए। अभी तारिक खान जी ने बताया कि 2022 में अखिलेश यादव जी ने एक लिस्ट दी थी चुनाव आयोग को, ठीक है। इनका कहना है कि चुनाव आयोग ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। जरा ये बताइए इस मामले की सच्चाई क्या है? देखिए, मैं खैर इस वाक्य को अखिलेश जी इसके पहले भी कह चुके हैं और चुनाव आयोग ने बहुत साफ साफ बातें सब कर दी हैं उसके बारे में। ठीक। और मेरा ये कहना है आज का टॉपिक जो है वो 2025 अभी जो चल रहा है, कृपया उसके बारे में है। आपकी अतीत की ग्रीवांस है क्या नहीं है, वो समीर सिंह जी। ठीक, अभी मैं आ रहा हूं। रामकृपाल सर दोबारा आपके पास आऊंगा। समीर सिंह जी, कुछ बातें जो अभी तारिक खान जी ने उठाई हैं, उन्होंने कहा कि बीएलओ की मौत हुई है। अब एक बात यहां पर समीर सिंह जी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस मामले पर सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि हां, राज्य सरकारों को यह व्यवस्था करनी है कि बीएलओ पर प्रेशर ना हो। ठीक है, राज्य सरकार तो यूपी में तो राज्य सरकार बीजेपी की ही है, तो यहां पर इनका तारिक खान जी का यह सवाल जायज है कि भाई आप बीएलओ के लिए क्या कर रहे हैं। पहला सवाल यह था तारिक खान जी। दूसरा सवाल उनका था जो कि मैंने कहा कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती क्योंकि उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करी, इसलिए ये आपका आरोप हो सकता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम करता है। अब चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो यहां है नहीं, तो हमें ही उनका पक्ष रखना पड़ता है। समीर सिंह जी बोलिए। निश्चित रूप से मैं थोड़ा समय भी चाहूंगा। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है और झूठ क्यों बोलती है उसके पास कुछ है नहीं कहने को। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर हो रहा है, एसआईआर होना चाहिए, निर्वाचन आयोग ने तय किया और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जी। हम राजनैतिक दल है, हर राजनैतिक दल को निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। हम चुनाव लड़ते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को हमें लगता है कि तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी बीएलओ की मौत हुई, एक भी बीएलओ की मौत हुई
हम उससे दुखी हैं, हम उनके परिवार के साथ, उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त किए। किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम जब समाज के कल्याण की बात करते हैं, हम समाज के विकास की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, तो मौत कैसी भी हो वो जायज नहीं है। निश्चित रूप से हम सब संवेदना व्यक्त किए, हमारे सरकार के लोग, हमारी पार्टी के लोगों ने। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तथ्यों से बाहर रहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1,60,000 से लेके 1,62,000 तक बूथ हैं। कभी 10,000 बूथ घटते हैं, कभी बढ़ते हैं वोटों की संख्या के आधार पर जी। अब 1,60,000 बूथ है, तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन चल रहा था, उसमें अपने संबोधन में उन्होंने कहा जी कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें 4 करोड़ लोग मिसिंग हैं। ठीक है, उसमें से हमें अपना वोट तलाशना है। ठीक है, कि कौन लोग हैं उनका एसआईआर कराना है। देखिए, हम सब एसआईआर में भाग ले रहे हैं, हम सब बैठते हैं, हम कार्यकर्ता आधारित दल है, कार्यकर्ता आधारित दल है। अब आप अगर देखेंगे तो 1,60,000 बूथ में हमारे एक बूथ पर 1,200 से 1,500 मतदाताओं की लिस्ट है। ठीक है, उस 1,200 से 1,500 मतदाताओं में एसआईआर में ये देखने को मिला है जी कि लगभग 100 से 200 मतदाता एक बूथ पर मिसिंग है। किसी की मृत्यु हो गई है, कोई कहीं चला गया, कहीं ने शिफ्टिंग कर ली है, सही बात है, कई कारण है, वो शिफ्ट हो गया है, कहीं किसी का नाम गड़बड़ था, किसी ने बोगस वोटिंग भरवाया था, उसका नाम कटा है। तो ऐसे आप 200 वोट भी एक बूथ पर लगाएंगे तो वो 3.5 करोड़ के आसपास 3,20,00,000 वोट जाता है। ठीक है, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, भाई एसआईआर निर्वाचन आयोग कर रहा है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कोई भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है उतनी समाजवादी पार्टी को भी होना चाहिए। लेकिन ये पहले दिन से एसआईआर के खिलाफ ये आरोप लगा रहे, निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी को ये एक करके देखते हैं। सवाल क्या है? इनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा बूथ लूटे जाते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा बूथों पर कब्जा होता था, सबसे ज्यादा फर्जी मतदाता होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ती थी। आज बिहार में चुनाव हुआ है, मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं, निर्वाचन आयोग ने वहां चुनाव कराया, चुनाव के बाद एक बूथ पर भी रीपोलिंग नहीं हुई। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। निर्वाचन देश में ये दौर तो बदला है, ये बात सही है। इसी तरीके से चुनाव नहीं कराया होता, ठीक समीर जी, लौटता हूं। रीपोलिंग की मांग होती, कहीं रीपोलिंग की मांग नहीं। ठीक है, लौटता हूं समीर जी। अब जरा पवन पटेल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बहाते हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये झूठ बोलते हैं और झूठ। ठीक है, लौटता हूं पवन पटेल जी। पवन पटेल जी, मुझे ये बताइए कि एक लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का टेस्ट कहां पर होता है? एक संसद है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट है, और आम जनता, जिसे कहते हैं जनता की अदालत, सबसे बड़ी अदालत। एसआईआर के मुद्दे पर हम लोग, कई बार आप भी जुड़े हैं, कितनी बातें कर चुके हैं, ठीक, और इतनी ही बातें संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, सड़क पर और जनता के बीच भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना नजरिया रखा है, संसद में भी हमने बहस देखी और उस पर अपना सवाल जवाब देखा, जो भी जिसको कहना था उन्होंने कहा। बिहार की जनता ने भी अपना एक जनादेश दे दिया, और रामकृपाल सर अभी एक चावल का उदाहरण दे रहे थे कि एक चावल से समझ लेना चाहिए कि चावल पका है या नहीं पका है। अब बिहार में देखिए जो जनादेश आया है, इसके बाद एसआईआर पर सवाल जवाब की कितनी गुंजाइश रह जाती है? पवन पटेल जी बताइए। देखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब बारी बारी से दूंगा, आप सुनिएगा। देखिए, जो आपने बताया कि जो फैसले के जो जहां पे आपने बताया, जैसे सदन होता है, सदन में कितना विपक्ष के सांसदों ने रखा, विपक्ष के सांसदों ने 300 सांसदों ने चर्चा के लिए बोला, लेकिन वहां पे निकाल दिया जाएगा, सब लोगों की सांसदी खत्म कर दी जाती है, वॉकआउट कर दिया जाता है। तो वहां का प्रश्न यहाँ पे आपको उत्तर मिल गया। दूसरा, जब कोर्ट कहती है कि आप वीडियो, मैं थोड़ा मुझे बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, क्योंकि संसद में मैंने देखा कि विपक्ष के लोगों ने अपनी बात पूरी तौर पर रखी है, आप उससे अलग बात कर रहे हैं। हम सदन में बात किया, चर्चा के लिए एसआईआर की बात करने के लिए किया,
कितनी चर्चा हुई, आप बता दीजिए कितने लोगों को जितनी संतुष्टिपूर्वक जवाब बिजनेस दिया? एडवाइजरी कमेटी ने जितनी निर्धारित की थी उससे ज्यादा चर्चा हुई है। अभी कमेटी निर्धारित करने, मैं तो एक छोटा सा आम इंसान हूं, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो मैं अपने नजरिए से देखता हूं कि जो विपक्ष के सदन चाहते हैं कि चर्चा करो तो चर्चा नहीं होती है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये फैक्चुअली बात ना इतने इतने लोगों की संसदीय तथ्यात्मक रूप से पवन जी तथ्यात्मक रूप से ये बात सही नहीं है। आपने खुद, मैं आपके पास ही फिर आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आपके बड़े बड़े नेता भी हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता है ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, संसद में सब लोग मिल करके तय करते हैं कि इस मुद्दे पर इतनी देर बात करनी है। अब मुझे ये बताइए, संसद में जो हाल में इस मुद्दे पर बहस हुई, क्या पूरी बात विपक्ष को रखने का पूरा अवसर नहीं मिला? नहीं मिला। कैसे, बताइए। अरे आप देखिए, अभी लेटेस्ट का देख लीजिए, अमित शाह जी से क्या पूछा गया और अमित शाह जी ने क्या जवाब दिया गया। तो 3 पॉइंट में सवाल पूछे गए थे पवन जी, तीनों पॉइंट का उन्होंने जवाब दिया है। मैं खुद पूरा बहस देख रहा था, पूरी बहस में देख रहा था। बताइए। मैं ये कह रहा हूं मेरी पूरी बात हो जाएगी, आप ही से पूरी बात आप ही को करनी है, कीजिए। चलिए इसका आप बता दीजिए, इसका भी हम जवाब दे देंगे, मेरे पूरे प्रश्न हो जाने दीजिए। बिल्कुल कीजिए। ठीक है। दूसरे, अभी जो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें एक चावल का दाने उदाहरण दिया, एक चावल से समझ में आ गया, जब एसआईआर के बाद 4 या 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड की गई वेबसाइट में, और जब उस वोटर लिस्ट की पोल पट्टी खुल गई, एक एक घर में अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग मिलते गए, तो चुनाव आयोग डर के मारे वो एक चावल के दाने को निकाल करके दूसरा चावल का दाना जेपीजी फॉर्मेट में वोटर लिस्ट अपलोड कर दिया। तो शंका पैदा होती है। हम कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से कैसे 2-2 लोगों ने वोट, 2-2 जगह वोट डाल दिया गया। इतने सारे लूप होल अगर एसआईआर में मिल रहे हैं, और एसआईआर को हम बोल रहे हैं कि वोट को शुद्धिकरण करने के एक फार्मूला, और बिहार को हम आइडियल बना रहे हैं, तो शंका होती है। 65 लाख लोगों के वोट काट दोगे और पहले बोलोगे कि हम सूची जाहिर नहीं करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जब लताड़ेगा तब आप सूची जाहिर करोगे, सबसे बड़ा आप कहोगे आपकी घुसपैठिए 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 घुसपैठिए, और जब आप पूछेंगे कितने घुसपैठिए आए, तो फिर शंका होती कि जब आप एक भी बता नहीं पाते हो कि कितने घुसपैठिए आए। घुसपैठिए एनआरसी में आएंगे, घुसपैठिए का डाटा एनआरसी में आएगा, एसआईआर में नहीं। घुसपैठिए का डाटा अगर चाहिए ना तो एनआरसी का स्वागत कीजिए, वो भी मिल जाएगा डेटा। एनआरसी बताएगी घुसपैठिए का डाटा, जिसके बारे में अखिलेश यादव जी टोंट करते हैं। ये एसआईआर तो वोटर लिस्ट के लिए है। पवन जी, तो ये तो बताएं ना कि कितने घुसपैठिए कटे हैं, ये तो बता सकते हैं ना 65 लाख लोगों में, ये तो बताएं, ये आंकड़ा तो जाहिर करें। और दूसरा जो आपने बोला कि मैं समझना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने बोला कि हमारे कार्यकर्ता बड़े सजग हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी अपना काम करना ले जाती है, तो मैं भी आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा चमत्कार है बिहार में कि पिछले, लानत है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता पिछले 20 साल की बात नहीं किया, 20 साल के पहले की जंगल राज की बात, जो भी बात की जनता के सामने की ना, जाती है। क्योंकि आपने मुझे पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं, आपने मुझे पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं। क्या बहुमत का भारतीय जनता पार्टी, आपने मुझे पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं। समीर जी को पूछते या रामकृपाल सर को पूछते तो वो जवाब देते, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल की बात नहीं की, जो भी बात की, जैसी भी बात की, बिहार की जनता के सामने बात की, उसके बाद जनादेश आ गया। अब बताइए, लोकतंत्र में कोई और पैमाना ढूंढना पड़ेगा क्या? इसलिए तो पूरा विपक्ष मर रहा है कि जनादेश आया नहीं, जनादेश लाया गया। कैसे आया जनादेश, बताइए ना। क्या मोदी जी ने बोला 100 दिन में काला धन आएगा, आ गया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मैं पवन जी ये कह रहा हूं कि यही बातें वहां बिहार की जनता के सामने, सबके सामने मजबूती से रखिए ना भाई। अरे लाल जी, मैं सब कुछ कह रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक चीज हमें समझा दीजिए कि मोदी जी ने सबसे झूठ बातें प्रचारित किए सबको कि हमारे साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं कहता हूं आप इसमें 10 बातें और जोड़ लीजिए, लेकिन जनता की अदालत में रखिए ना इसको, ठीक है? सुनामी आ जाएगी, ठीक है, फिर भी सुनामी आ जाएगी। आ रहा हूं अब रामकृपाल सर के पास। रामकृपाल सर, जो जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे पर बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि अपनी कोशिशों को छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी मैं जब पवन जी से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई देखिए, लोकतंत्र में पैमाना क्या होता है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, जनता की अदालत है, ठीक? अब इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या ये एंगल है कि लगातार एक के बाद एक जो नाकामयाबी मिल रही है, उसके लिए एक सिर चाहिए जिस पर कि फोड़ा जाए, ठीक है, जिस पर ठीकरा फोड़ा जाए, और उस नए सिर का नाम एसआईआर है? बताइए।
तो लालचंद जी, आपने जो कहा विपक्ष, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये इसमें विपक्ष नहीं है। जैसा मैंने कहा, सुप्रिया सुले ने खुद संसद में कहा कि ये SIR पर फालतू बातें करना बेकार है, और उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे कह दिया कि ये कांग्रेस का मामला हो सकता है, हम इससे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और बेकार की बात है। तो पहली बात तो यह विपक्ष नहीं है। और आप ये देखिए कि जो एक TMC है और कांग्रेस है, सब लोग इसलिए मिले थे कि मिलके चुनाव लड़ेंगे। तो जब चुनाव में तो साथ लड़ते नहीं हैं, और जब चुनाव हो जाता है, हार जाते हैं, तब उसके बाद SIR पर इकट्ठा हो जाते हैं। केवल कौन कौन लोग हैं आप ये देखिए। अभी पवन जी कह रहे थे बड़ी बात कि एक चावल वाली बात। पवन जी, यही सुप्रीम कोर्ट में आप ही लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिहार इलेक्शन कि आप हमारे सामने लाइए। अब आप लाखों को अब के बारे में कह रहे हैं कि बिहार में लाखों गए, 15 नाम नहीं ला पाए, 15 में 5 नाम भी नहीं ला पाए। मैं एक बात कह रहा हूं, बिहार से आपको 6 सीटें मिली। जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन एक 7 सीटर गाड़ी का विज्ञापन छपा, उसमें लिखा गया कि वी हैव मोर सीट्स। तो कम से कम सुन लीजिए, आप 6 ऐसे लोगों को कृपया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनका नाम कटा है और जो जिंदा है उनको हमारे सामने लेके आइए। आप 6 लोगों को अब तक लेके नहीं जा सके हैं, ठीक है, कम से कम 5 लोगों को लेके जाइए, बताइए। ठीक, एक जिनको लेके गए उन्होंने भी कह दिया कि हमें जबरदस्ती लाया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक विज्ञापन का जिक्र किया सर, मैं एक कार्टून का जिक्र करूं। कुछ हफ्ते पहले एक कार्टून मैंने देखा जिसमें EVM कह रही है वोटर लिस्ट से कि बहन मैं तो इस बार बच गई, अब तू अपनी देख ले, है ना। तो EVM कह रही है वोटर लिस्ट से कि मैं तो इस बार बच गई हूं, तुम अपनी देखो। पवन जी छोटा सा काउंटर, फिर सौरभ के पास चलेंगे। मैं कह रहा हूं, एक विज्ञापन हमने भी देखा कि EVM के सामने एक भाजपा के नेता आए तो बोले रे भैया क्यों आए, मैं तो आपके लिए ऐसे ही पड़ जाती। एग्जाम्पल तो चलते रहते हैं। क्या बात। और दूसरा जो राहुल गांधी जी, आप बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति राहुल गांधी ने तो कम से कम 10-12 लोगों मरे हुए लोगों के साथ चाय पी ली। वो वीडियो नहीं देखा क्या आपने? वो वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा अभी आपको, नहीं तो मैं भेज दूंगा जी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं सौरभ के पास चलता हूं, फिर बाकी लोग राम कृपाल सर को जोड़ रहे हैं। राम कृपाल सर जोड़ दीजिए, उसके बाद की दुकान पर वर्डिक्ट नहीं आती है भैया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आप फैसले के लिए गए थे वहां लेके जाते हैं ना। चाय की दुकान पर तो 20 तरह की चीजें हैं। मोदी जी चाय की दुकान से ठीक है। चाय पर तो आजकल AI वीडियो भी बन करके और पोस्ट किया जाता है बना करके। ठीक है, सौरभ दत्ता, TMC ने इस पूरे मुद्दे को, मुझे लगता है जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें सबसे ज्यादा जोर शोर से TMC ने उठाया इस मुद्दे। लेकिन अब जब ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, 58 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, अब जाकर के TMC की अंदर की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि आप तो वहां पर जिस तरह जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं, आप हमें कुछ बता सकते हैं कि अब TMC किस डायरेक्शन में इसके बाद सोच रही है, बताइए जरा। लाल जी देखिए, कल सुबह ड्राफ्ट रोल बंगाल में पब्लिश हुआ, तब से हम सारे पत्रकार भी यही अपने आप बात कर रहे हैं कि TMC की तरफ से जो उनका जो पार्टी का जो रिएक्शंस होता है, जो उनका जो स्पोक पर्सन, जो पार्टी का जो स्टेटमेंट होता है, या फिर ममता बनर्जी, वो अब तक कुछ नहीं कही। 5 बजे तक मैं बोल रहा हूँ, अभी वो नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक प्रोग्राम में है, सभी को इंतजार तो 5:30 तक मैंने उनको 5 बजे तक उनको फॉलो किया, उन्होंने तो अब तक कुछ नहीं कहा। अभिषेक बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी, उनका भतीजा, वो कल दिल्ली लौटे और दिल्ली में भी वो जो स्टेटमेंट दिए उसमें भी उन्होंने एक बात कहा है कि अभी ऐसा चल रहा है, फाइनल लिस्ट जब पब्लिश होगा तब तक हम वेट करेंगे, अभी हम देख रहे हैं। लेकिन आगे चल के जो रेटोरिक है, जो उनका पॉइंट है, वो सब उठाया। तो ये सारे बातें सुन के कहीं ऐसा लग रहा है कि ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये मिनट्स जो BLA के जो मीटिंग हुए उसका जो मिनट्स जैसे अपलोड कर दिया है, ASDD से जो कंप्लेन आ रहा है उसमें कंप्लेन पे कार्रवाई हो रही है जी। तो ये सारे जो चीज और उसका सारा अवेलेबल कर दिया है। ये CO मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं। आप ASDD का जो लिस्ट है देख सकते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ तक मिनट्स जो है वो भी आप देख सकते हैं कि आपका कौन बीएलए किस में साइन करके आया है जी, ठीक है। तो अब चल के ये कहीं बोल नहीं सकते कि हमें ये पता नहीं था। बिल्कुल। और कल मैं जिसका जिक्र किया था पहले भी कि सीएम खुद बीएलए के साथ जो मीटिंग किया उसमें भी उन्होंने अपनी नाखुशी जताई कि क्या हो रहा है, क्योंकि 44,700 ये फिगर है सीएम की भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में, वो कट गया है, अभी कटने की लिस्ट में है वो, मृतक, स्थानांतरित, एब्सेंट, ये सारे मिलाकर ये आप डेटा दे रहे हैं। सारे जो फिगर्स है वो सब जांच करके कहीं पे वो भी गणित बिठा रहे हैं कि आगे चल के उनका स्ट्रेटेजी क्या है, वो देखना होगा कि आगे चल के उनका स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन इंतजार है कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, ये हम भी थोड़ा चौंके हुए हैं कि अभी तक कोई कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। ठीक है, हमको सभी को इंतजार है कि टीएमसी या उनके नेता इस पर कहते क्या है। मैं आ रहा हूं, सभी के पास आऊंगा, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट करके फिर बात करेंगे। आऊंगा समीर जी, तारिक जी, सब लोगों के पास आऊंगा। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं SIR के मुद्दे पर। वैसे तो देखिए, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है और ड्राफ्ट लिस्ट भी 5 राज्यों में आ चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा SIR पर कहां है? पश्चिम बंगाल और अब उत्तर प्रदेश। अच्छा, यह भी एक संयोग ही है कि पश्चिम बंगाल में अगले ही साल कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप जानते ही हैं कि साल 2027 की शुरुआत में ही वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये दोनों के दोनों चुनाव हाई प्रोफाइल है, इसीलिए SIR पर सबसे ज्यादा टकराहट शायद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पर ही दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए, मैं इस समय सीधे रुख करता हूं तारिक खान जी का। तारिक खान जी, बताइए, जो आपने बात कही कि भाई उत्तर प्रदेश का समय बढ़ा दिया क्योंकि योगी जी ने बोला बढ़ा दिया समय, मैंने पिछली बार आपसे सवाल पूछा था कि जहां जितनी जरूरत चुनाव आयोग को लगी उन्होंने वहां पर उतना समय बढ़ाया, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाया, बाकी राज्यों में भी बढ़ाया। आप कहेंगे तो मैं डेटा दे दूंगा कि किस राज्य में कितना बढ़ाया है, लेकिन यह बताइए कि आप इसको इस चीज से कैसे जोड़ रहे हैं कि योगी जी ने कहा और चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया। मतलब पहले चुनाव आयोग को पता था कि यह प्रक्रिया 30 ही दिन में पूरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो चुनाव आयोग को अपनी गलती माननी चाहिए कि हमारे पास जो इनपुट था वो गलत था कि हम 30 दिन में इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। क्या चुनाव आयोग नर्सरी क्लास का बच्चा है? चुनाव आयोग को नर्सरी क्लास के बच्चे को कंसीडर करें। 40 लोग मर गए, वो भारतीय नागरिक नहीं थे, हिंदू नहीं थे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हम दुख से इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? नहीं आ गए भाई, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कहां से इसमें हिंदू मुस्लिम आ गया तारिक जी? बीजेपी क्यों इसलिए आ गया क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि अभी तो बीजेपी वाले भी कोई हिंदू मुस्लिम करके नहीं गए भाई। बटोगे कटोगे का नारा देती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम की बात इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मुख्य एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का यही है। हिंदुओं से कहती है तुम एक हो जाओ। तो मैं ये हिंदुओं से सवाल पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को 100 क्लेम करती है, जिनका क्लेम बिल्कुल फिसड्डी है, 0 नंबर का है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमारे लिए 7.5 लाख करोड़ का बजट है यूपी का। उनके लिए जो 11 लोग 13 लोग मर गए, इनके पास क्या है पता है? दुख। 1 रुपए नहीं है इनके पास। उनके नाम है सर्वेश सिंह, सुधीर कुमार, विपिन यादव, ठीक है, सारे नाम विजय वर्मा,
आगे बात विजय वर्मा, नहीं नाम बताना जरूरी है, सर्वेश गंगवार, इनके परिवार के लिए इनके पास दुख है, 2 रुपए नहीं है इनके पास, ठीक है, ये इनका निर्णय है और इसको जनता देख रही है। जनता ईवीएम पे जवाब देती है, पहले बैलेट पे देती थी। जरूर इनको यही जनता, जिनको ये दिन रात हिंदू मुसलमान के एजेंडे में फंसाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। और अखिलेश यादव साहब जो कि विपक्ष में है, उन्होंने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की उनके परिवार को, ये क्योंकि उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, उसमें क्योंकि आप दूसरी बार ये बात उठा रहे हैं, आप मुआवजे की बात दूसरी बात उठा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें जो भी प्रावधान होगा चुनाव आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो जरूर दिया जाएगा। अब बोलिए आप। स्टेट गवर्नमेंट के थे, एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट के थे सर, चुनाव आयोग उनको ले रही थी, उसका भत्ता देती होगी, मगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, परिवार थे, हमारा परिवार स्टेट का परिवार थे, और स्टेट का जो मुखिया होता है वो पिता समान होता है। तो योगी आदित्यनाथ की भूमिका अभी पिता के रूप में है और पिता चुप है। अब आगे सुनिए। आपने दूसरी बार ये सवाल पूछा तो समीर जी से जवाब ले लूं। पूछता रहूंगा, इनके पास उनके परिवार के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, सिर्फ दुख है। अब आगे बढ़ता हूं। अगर बंगाल के बीजेपी के नेता एसआईआर पे सवाल उठाएं, बंगाल के बीजेपी के नेता की प्रक्रिया गलत हो रही है, कुछ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। वही प्रक्रिया पे अगर कुछ सवाल अदर पार्टियां उठा लें तो बवंडर खड़ा हो जाता है कि आपको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। तो फिर जो बीजेपी के सवाल हैं, या योगी आदित्यनाथ का जो 4 करोड़ वाला सवाल था, वो भी एक तरीके से प्रक्रिया पे कि कैसे रह गई, क्या दिक्कत हुई। आपने जो सवाल उठाया, आप उस पर समीर जी का जवाब लीजिए। समीर जी का जवाब, समीर जी बोलिए, फिर पवन जी के पास। देखिए लालचंद जी, मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, निर्वाचन आयोग की अधिसूचना, निर्वाचन आयोग की पद्धति अलग होती है और सरकार की पद्धति अलग होती है। हम अगर हस्तक्षेप करते हैं तो ये कहते हैं हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो कर्मचारी, जो बीएलओ जिसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, वो नियम कानून के तहत जो मुआवजा है, यही बात मैंने कही, मिलेगा, नौकरी मिलेगी। दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 12 से 17 मुसलमान मरता था तो उसको 50 लाख देते थे। फिर से मैंने तारिक खान जी को भी रोका था कि इस मामले में हिंदू मुस्लिम की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं करना चाहिए। सेलेक्टिव कौन था? समाजवादी पार्टी। दूसरी बात मैं आता हूं, अब इनको यही नहीं पता बीएलओ मर गया, अरे बीएलओ मर गया तो सबकी संवेदना हम पहले भी एक लाइन में कहेंगे। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं निर्वाचन आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक चीज लालचंद जी मैं कहता हूं, निर्वाचन आयोग जब काम कर रहा है, 30 दिन डेट रखा गया। आप राजनीतिक दल हो, आप निर्वाचन आयोग से 1 बार नहीं 5 बार डेट बढ़वाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमें और अच्छा है, हमें और काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 30 दिन में अगर एक बीएलओ, एक घर में 5 वोट होता है, ठीक है, अगर एक बीएलओ 50 वोटर से संपर्क करता है, 10 घर में संपर्क करता है, एक, ठीक है, ऐसा ही हिसाब लगाया गया था, ये बात सही है। 50 वोट से संपर्क करता है, नहीं मेरी बात पूरी हो जाए, और 30 दिन में 50 का गुणा करेंगे तो 1500 वोट होता है। एक बूथ पर 1500 से अधिक वोट नहीं होता, ज्यादातर 1200, एवरेज 1200 या उससे कम। 1200 से 1500, मैक्सिमम 1500 है, 1200 1500 इसके बीच का वोट है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो एक दंगे में 50 लोगों को मार दिया था, मुजफ्फरनगर के दंगे। छोड़िए, अभी दंगों की बात नहीं करेंगे लोग बेघर हुए समीर जी, अभी दंगों की बात हम लोग नहीं करेंगे, अभी दंगों की बात नहीं। बहुत सारे दंगे इस देश में हुए। पवन पटेल जी की बात, फिर रामकृपाल सर के पास। दूसरी बात लालचंद जी, बस 30 हाँ कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर पवन जी के पास। हाँ, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात करती है। इनकी नेता इंदिरा गांधी ने रायबरेली के चुनाव हारने के बाद क्या किया था पता है? देश में इमरजेंसी लगाया था, देश में इमरजेंसी लगाया था। लोकतंत्र का गला किसने घोटा है? पवन जी का जवाब। न्यायालय का दुरुपयोग किसने किया है? अब रुक जाइए, देश जानता है मेरे मित्र। ठीक, अब रुक जाइए, अब पवन जी का जवाब लीजिए, फिर आप कृपाल सर के पास। जानता है, पवन जी का जवाब। अरे अब तो चुप रहिए भाई। हाँ, ठीक है, पवन जी बोलिए। पवन जी, मेरा मतलब यह है कि अगर इमरजेंसी के बाद 400 पार कांग्रेस को मिला, मतलब इमरजेंसी फेल। जैसे आपने महंगाई के बाद आपकी सत्ता आ गई तो आप बोलते महंगाई फेल। एक ही पैरामीटर में सबको नापिए, अलग अलग पैरामीटर मत बनाइए।
दूसरा ये जो बोल रहे हैं फूटी को, अब देख जो गलत बात, ये फूटा है नहीं, गलत बात, ये गलत बात, इनको रोकिए ना, मेरे को टाइम खत्म हो जाएगा। दमन सही था, लाल जी देखिए मेरे को आप नहीं रोकेंगे, बताइए। जिनको जेलों अरे वोट चोर करती छोड़, सही था, आप लाल जी इनको नहीं रोकेंगे, लाल जी इनको नहीं रोकेंगे आप, इसको जस्टिफाई करो। ठीक है, ठीक है, अब मुझे रामकृपाल सर के पास जाना होगा। अरे लाल जी मेरी बात तो होने दीजिए। हाँ ठीक है, पवन जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, पवन जी को बोलने दीजिए, फिर कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना ये बोल रहे हैं जो बीएलए मरे उनको 1 रुपए फूटी कौड़ी नहीं देंगे। याद करिए कोरोना वॉरियर्स मर गए थे, जब बेचारे शहीद हो गए थे तो मोदी जी ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया था, फिर नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, संवैधानिक संस्था है, आप कुछ मत बोलिए होता है। अरे हम कहते हैं जितनी चिंता राहुल गांधी को है, अगर संविधान खतरे में है तो आपको भी होनी चाहिए ना। रामकृपाल सर, आपके जरिए एक बात मैं जरूर समझना चाहूंगा जिस पर सवाल उठते हैं कि ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग से क्या आकलन में कोई गलती हुई, पहले 30 दिन रखा फिर उसमें बढ़ोतरी की गई, बताइए। कम से कम एक बार पूरी बात होने दीजिए, मैं यहाँ दूर बैठा हूँ, आपकी देर से समझ में आता है। सब लोग दूर ही बैठे हैं, सब लोग, पवन जी सब लोग दूर ही हैं, आप चारों लोग दूर ही बैठे हैं, सब लोग जूम से जुड़े हुए हैं। पूरी होने दीजिए रामकृपाल सर, अब समय समाप्त हो रहा है। पवन जी, रामकृपाल सर की एक टिप्पणी ले लीजिए ना। रामकृपाल सर, देखिए मेरा ये कहना है कि सारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को यह आपत्ति है कि जल्दी मतलब ये समय क्यों बढ़ाया गया। भाई अगर समय बढ़ाया गया तो इसको तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि अच्छा हुआ। देखिए कोई एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस के जमाने में आप जान लीजिए 52 में, 57 में, 61 में इतनी बार SIR हो रही थी, पूरा एक इतिहास रहा है। इसीलिए देखिए 20 साल के बाद SIR हो रही है। जी जी, इसमें कहीं से अगर कोई कमी है तो चुनाव आयोग मानने को तैयार है। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद, समय की कमी है अब। धन्यवाद रामकृपाल सर, तारिक जी, पवन जी, साथ में समीर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि SIR इसको एक ठीकरा फोड़ने वाला जो है ना, उस एक सर नहीं बनाया जाना चाहिए, जो कि लग रहा है कि कुछ राज्यों में अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए SIR के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। जबकि देखिए SIR को लोकतंत्र की हर जगह पर, संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जनता की अदालत हो, सब जगह इस मुद्दे पर बहुत बातें हो चुकी हैं और बहुत कुछ निकल कर आ चुका है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस मुद्दे को आसानी से राजनीतिक दल छोड़ेंगे। वो नहीं छोड़ेंगे तो आगे चलकर हम भी इस पर कुछ ना कुछ बात करेंगे जब कभी भी कोई बड़ी बात होगी। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।